अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। इमरान खान के पास केपीके 2013 से है। 2018 में पंजाब और सिंध के दारुल हुकूमत को जीतना ही खान साहब की मकबूलियत को तय करता और उनकी वजारत उज़्मा की कुर्सी तक के सफ़र को यकीनी बनाता। लाहौर ने नाज़रीन तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया, लेकिन कराची ने खान को सर का ताज बनाया। कई साल की मोहब्बत को अपनों को खैरबाद कहा, तहरीक इंसाफ को नया हमसफर चुना। सारे पाकिस्तान में खान की धूम मच गई कि उसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी हब कराची फतह कर लिया। तमाम पार्टीज पर तहरीक इंसाफ को सियासी और नफसियाती बरतरी हासिल हो गई। कराची वालों ने उम्मीदें बांध ली, अब आएगा इमरान, बदलेगा सारा कराची, बनेगा शहर कायद फिर से सारे पाकिस्तान की जान। हो जाएंगे सब हैरान जब ट्रांसपोर्ट, कचरे और पानी के मसाइल खत्म होंगे। जो सा शहर के बासियों ने किया था उससे वफा का तकाजा भी यही था। लेकिन हुकूमत बनने के बाद तो इमरान खान को कराची साल में एक बार भी बड़ी मुश्किल से याद आता है। 3 साल गुजर जाने के बावजूद वफाकी हुकूमत कराची को एक भी बड़ा मंसूबा मुकम्मल करके नहीं दे सकी है। शायद इसकी वजह यह है कि खान साहब को कराची में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। कम से कम उनके आज के खिताब से तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। सुनिए जरा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 80s में जब कराची टेक ऑफ करने लगा तब कराची में इंतशार शुरू हो गया। उसने हम सारे मुल्क को मुतासर किया। कराची वो शहर है जो कि सारी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट खींच सकता है, लेकिन उसके लिए बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। कराची का दूसरा बहुत बड़ा मसला वो पानी का है। उसमें मैंने अभी वापडा के चेयरमैन से ब्रीफ किया था, वो समझ रहे हैं कि ऑन ट्रैक है वो। हम इंशाल्लाह 2 सालों तक कराची में K4 के जरिए पानी पहुंचा सकेंगे। जो बाकी कराची के मसले हैं, उन कराची के मसलों के लिए फेडरल गवर्नमेंट और सिंध को बिल्कुल मिलकर चलना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर सिंध बैठे हैं। मैं ये भी आपको कहूँगा कि इसको रिकंसिडर करें। जो हम ये बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट है, इससे सारा फायदा सिंध को है, प्रॉफिट सिंध को है, नौकरियां सिंध को मिलेंगी। कराची के ऊपर से प्रेशर उतरेगा, क्योंकि कराची अगर इसी तरह फैलता गया तो बहुत मुश्किल है इतने ज्यादा कराची को सारी यूटिलिटीज प्रोवाइड करनी। इसमें बड़ी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग तैयार हैं बाहर से पैसे लाने के लिए पाकिस्तान में। तो जो मैं कह रही थी खान साहब की बात से यकीनन आपने महसूस किया होगा नाज़रीन, जिस KCR मंसूबे को तहरीक इंसाफ कराची के लिए पहला बड़ा मंसूबा करार दे रही है, वो कराची वालों को दीवाने का ख्वाब लगता है। शायद वो दुरुस्त भी है, इसलिए कि जिस मंसूबे के लिए 2010 में जापानी कंपनी काम करने को तैयार थी, पैसे लगाने को भी तैयार थी, लेकिन फिर भी उस पर कोई काम नहीं हो सका, क्योंकि रेलवे की जमीन पर रिहायशी सोसाइटीज बन गई हैं, बड़े बड़े प्लाजे खड़े हो गए हैं। उन्हें गिराना और लोगों की सेटलमेंट करना हुकूमत की बस की बात नहीं रही है। और सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि जिस मंसूबे को कराची के लिए मेगा मंसूबा कहा जा रहा है, उसके मुकम्मल होने के लिए हुकूमत ने 36 माह रखे हुए हैं। तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत के खात्मे में 24 महीने बाकी हैं, यानी ये मंसूबा भी सिर्फ नाम के लिए है, ऐलान के लिए है। ग्रीन लाइन बस के लिए भी असद उमर ने ऐलान किया, लेकिन खान साहब ने उस पर कुछ लपकुशाई नहीं की। एडवांस से उस वक्त मंसूबा था, जिसका अब आप इंशाअल्लाह ताला हम ये तमाम एपेक्स कमेटी और वजीर आजम आपको भी दावत देंगे इंशाअल्लाह ताला नवंबर के महीने के अंदर कि आप आएँ और वो कराची का पहला BRT प्रोजेक्ट ग्रीन लाइन जो है उसका आप इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी पहली 40 बसें पहुंच चुकी हैं यहाँ पर। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ कराची के लिए किस कदर गैर संजीदा, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस मंसूबे का पहला फेज सुरजानी तक गृहमंदिर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर ये 2018 में मुकम्मल हो गई थी। वहां सिर्फ स्टेशन बनाने थे, बसेस लानी थी, जो तहरीक इंसाफ हुकूमत संभालने के 6 माह के अंदर भी कर सकती थी, लेकिन शायद उन्हें सिंध हुकूमत का इंतजार था जिसकी ये जिम्मेदारी थी, और वो सिंध हुकूमत ही क्या जो काम कर ले। अब ये मैं आपको साथ साथ जरा कुछ मनाजिर दिखा रही हूं। ये जो मंजर आप देख रहे हैं ना, ये 3 साल पहले के हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल दिखाई दे रहा है। 2018 और 21 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है नाज़रीन। खैर, इस प्रोजेक्ट के लिए ना सिंध हुकूमत ने अपने हिस्से का काम किया है, ना ही विफाक ने अपने जिम्मे लेकर ग्रीन बस का काम वक्त पर मुकम्मल किया है।
कराची के लिए वफाकी हुकूमत ने K4 मंसूबा 2 साल में मुकम्मल करने का ऐलान किया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले अली हफीज मेरे साथ मौजूद हैं। अली, जरा बताइएगा K4 पर कितना % काम हो गया है, माहिरीन क्या कह रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि वफाकी हुकूमत के ऐलान से कुछ जान नजर आती है या उसमें ये भी सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दावे किए जा रहे हैं, है क्या ये? देखिए 2008 के अंदर साबिक नाज़िम कराची से सैयद मुस्तफ़ा कमाल, उनके दौर में बाकायदा K4 मंसूबे पे जो है काम शुरू हुआ था कि कराची में जो पानी की किल्लत है, और अब कई बरस बाद जो खासतौर पे 2015 से 20 तक जो है पानी की जो लोग परेशान होते हैं शहरी, इनको परेशानी का सामना ना हो। लेकिन अगर हम बात कर ले सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो फासले रहे माजी के अंदर, इस प्रोजेक्ट को जो है मुकम्मल तौर पर उस पर काम नहीं हो पाया। अब जो है 2008 से 2021 चल रहा है, इतने बरस बाद भी सिर्फ 30% जो हमारे ज़राए बताते हैं 30% इस मंसूबे पे काम हुआ है। गुज़श्ता बार जब फेडरल गवर्नमेंट और वफाक की वज़ीर-ए-आज़म की बैठक लगी तो मुकम्मल तौर पे K4 जो है कराची पैकेज में जो है वो शामिल करके वफाकी हुकूमत ने इसको कहा कि अब वापडा जो है इस मंसूबे को मुकम्मल करेगा। अब जब फेडरल गवर्नमेंट की तवज्जो हो गई है, वज़ीर-ए-आज़म खासतौर पर तवज्जो देख रहे हैं, तो इस पर काम तेज़ी से जारी है। कहा जा रहा है कि 2023 के अंदर जो है इसको मुकम्मल करने का जो है इम्कानात जो है वो रोशन है। जिस स्पीड से अब काम हो रहा है, प्राइवेट कंसर्न कंपनी जो है उसको भी वो भी लुक आफ्टर कर रही है, वापडा की मशीनरी जो है वो दिन रात इस मंसूबे पे काम कर रही है। पहले अगर हम बात करें इसके बजट जो है बढ़ते बढ़ते जो है 25 अरब हो गया था जब ये फेडरल गवर्नमेंट के पास पूरा मुकम्मल मंसूबा नहीं गया था, जब सिंध हुकूमत को कुछ पैसे देने थे और वफाकी हुकूमत को कुछ पैसे देने थे। लेकिन जो गुज़श्ता साल बरस बैठक लगी थी वज़ीर आज़म की, जब कराची के लिए 1100 अरब का पैकेज का ऐलान हुआ तो कहा गया है कि जो K4 मंसूबा है जो कराची की पानी की किल्लत को दूर करेंगे, जो पानी के लिए कराची वाले परेशान है उसको दूर करने के लिए K4 मंसूबे पे हंगामी बुनियादों पे और तमाम पैसे जो है फेडरल गवर्नमेंट ने देने का ऐलान किया। वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे जो है K4 मंसूबे को ऑन कर रहे हैं। अब तमाम नजरें जो है वापडा क्योंकि लुक आफ्टर कर रहा है, देख रहा है, लेकिन इंतजार करें। ये है। बहुत शुक्रिया अली आपका। अब नाज़रीन, वैसे तो ये सब सिंध हुकूमत के करने के थे, जो हम ग्रीन लाइन वगैरह के हवाले से बात करें, मगर उनसे शिकवा इसलिए नहीं करते कि कराची वालों ने उन्हें वोट ही नहीं दिया और फिर उनकी कारकर्दगी पर तो आला अदलिया भी इंतहाई सख्त रिमार्क्स दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने वादे किए और उसी उम्मीद पर तो कराची वालों ने उनको वोट दिए ना, इसलिए उनसे सवाल भी है और फिर शिकवा भी बनता है। बात करने के लिए खुर्रम शेर जमान साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। तैमूर तालपुर साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूं। खुर्रम साहब, जरा सबसे पहले सर KCR पर बात कर लेते हैं। जी बता दें सर, सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट है किसका? साबिक वफाकी वजीर रेलवे ऐलान कर चुके हैं KCR अब CPAC का हिस्सा है, जबकि गवर्नर साहब दावा कर रहे हैं कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यानी 1100 अरब का ऐलान था, ये उसी हिस्से का है। सुने सर। जी बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। देखें कि बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट है जो कि काफी पहले हमने अनाउंस कर दिए थे, जिसमें K4 भी था, उसमें KCR भी था और उसके अंदर ग्रीन लाइन भी था, उसके साथ साथ फ्रेट कॉरिडोर भी है। सो बेसिकली जितने प्रोग्राम्स हैं ये पाइपलाइन के अंदर थे, जिस पर आपने फरमाया K4 का, तो K4 के अंदर भी मैं आपको एक बात बताऊं कि K4 के अंदर भी 25 अरब रुपए जाया हो चुके हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से। ग्रीन लाइन के बारे में भी कहा जाता था कि मुकम्मल नहीं होगी, आपने देखिए ग्रीन लाइन आ गई आपके सामने। इसी तरीके से KCR जो है ये भी फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह 2 से 2.5 साल या हो सकता है 3 साल लग जाए, भले नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसके अंदर मुकम्मल हो जाएगा। 2023 में तो वैसे नहीं आना है सुबह सिंध के अंदर भी जी, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि पीपल्स पार्टी तो खुर्रम साहब मैं जरा गुफ्तगू सुनवाना चाह रही हूँ, ये जरा आप सुन लें फिर कमेंट कीजिएगा सर। खुर्रम साहब ये जरा क्लियर कर दें, ये प्रोजेक्ट है किसका? शेख रशीद साहब वो कह रहे हैं कि ये CPAC का हिस्सा है, गवर्नर साहब बात करते हैं वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज जो 1100 अरब उसमें का हिस्सा बताते हैं। सर ये है किसका हिस्सा असल में? सामने ना एक्निक ने अप्रूव कर दिया 20.7 बिलियन रुपीज जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अप्रूव हो चुके हैं। तो वो बात तो आपको साबित कर रही है ना कि ये प्रोजेक्ट जो है फेडरल गवर्नमेंट का सबके ताल्लुक नहीं सिंध गवर्नमेंट से। सिंध गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है कि बसें वगैरह मंगाने के लिए फिलहाल तो चिंची रिक्शों में चल रही है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट तो मैं बात ही नहीं करी खुर्रम साहब, मैं पूछ रही हूँ कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का हिस्सा है या CPAC का हिस्सा है सर? नहीं, CPAC का हिस्सा नहीं है, ये KCR जो है फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और उसको फेडरल गवर्नमेंट मुकम्मल करेगी। मैंने आपसे अर्ज किया कि 20.7 बिलियन रुपीज जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑलरेडी अप्रूव भी हो चुके हैं, जो से 3 से 4 दिन पहले की बात है। प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले हर चीज को फाइनलाइज कर लिया गया है। लेकिन आप ये देखेंगे इससे फायदे कितने हैं आपको। एक तरफ आपकी ग्रीन लाइन चलेगी,
दूसरी तरफ आपका खुर्रम साहब, KCR चल रहा होगा, तो खुर्रम ये साहब, कराची के लिए बहुत एक और बड़े- चीज भी बता दें, ये कंप्लीट कब होगा सर? पहले 36 माह कहा जा रहा था, आज गालिबन 24 महीने कहा जा रहा है सर। कब तक कंप्लीट होगा ये? लेट्स से अगर 2 साल या अगर 3 साल भी लग जाए तो कम से कम एक काम तो शुरू हो रहा है ना। हो सकता है डिलेस हो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट क्या थी, उन्होंने कहा कि सर हमारे आपकी तो सियासी हुकूमत इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, कब टाइम लेकिन ओवर हो हमने जाएगा मिलकर सर? कराची के लिए काम करना है। 36 महीने में, अगर ये 36 महीने में जाता है तो सर 2 साल तो आपकी हुकूमत के रह गए। नहीं तो 2023 में तो हम ही होंगे ना। सिंध में आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी होगी? जो जमात कश्मीर में नहीं रही, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं रही, पंजाब केपी में नहीं रही, तो आपको लगता है कि 2023 में सिंध में होगी? सिंध सिर्फ हो जाएंगे। सिंध के लोगों को भी हमने डिलीवर करना है। देखिए ना कि कराची से वो टीम मिला, आप कह रही हैं इन्होंने काम नहीं किया, तो क्यों नहीं काम किया इन्होंने? नवाब शाह में जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए, लड़काना में बिलावल जीत कर आए, वहाँ क्यों नहीं काम करा? या जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए, वहाँ क्यों नहीं काम किया? तो पीपल्स पार्टी तो दे हैव कम्प्लीटली फेल्ड, कोलैप्स हो गई है। इनके पास वो कॉम्पिटेंट लोग ही नहीं है। अब 13 साल के अंदर अगर कुत्ते काट जाए, रेबीज की वैक्सीन ना हो, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये तो शुक्र है अच्छा कि सर, वज़ीर आज़म इमरान खान थे। ठीक है सर, वो सिंध हुकूमत की जहाँ जहाँ नाअहलियाँ होती है ना, वहाँ हम बात करते रहते हैं। खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सिंध हुकूमत की क्या जिम्मेदारी होगी सर इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि वजीर आजम साहब ने ऐलान किया है कि उन्हें सिंध हुकूमत की मदद दरकार होगी, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इनकी सर? देखिए मैं आपसे एक बात बताऊं कि जाहिर है कि इनकी जरूरत होगी हमें, क्योंकि प्रोविंस के अंदर हुकूमत इनकी है, लेकिन होता यह है कि इनकी तरफ से हमें हेल्प मिलती नहीं है। ये तो मुश्किलात पैदा करते हैं, हर्डल्स पैदा करते हैं, काम होने नहीं देते हैं। तो आज वजीर आजम साहब जो है वो सुबह सिंध के अंदर बैठकर ये बात कह रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत होगी, हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करें, लेकिन जाहिर है कि इनकी सियासी मौत है हमारी हेल्प करना। जाहिर है ना कि अगर एक हुकूमत है जो 13 साल से इख्तियार के अंदर है, जिसका 5वां दौर है, उस सुबह में 13 बसेस नहीं दे सकी है, अब वफाकी हुकूमत आके सारे लोगों के मसाइल हल कर रही है, तो इनको तो इशूज आएंगे इसके अंदर। सो खैर एनीवेज, कराची तो हमारा कराची से बड़ा टारगेट है। अब हमने सिंध के अंदर जाना है, सिंध के सारे शहरों को जो है ना हमने वहां पे भी काम करना, वहाँ डिलीवर करना है। आप बड़ी आम बात करेंगे अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, हर्डल क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनके लिए परेशानी होगी। अब तैमूर साहब, सर ये वैसे ये जो सारे काम है करने के तो सर आप लोगों के हैं, आपको लगता है इस बार KCR मंसूबा तैयार हो जाएगा? एलिवेटेड ट्रैक, सारे शहर में पटरियों का जाल, 3 साल में सर 36 महीने या 24 महीने बिछ पाएगा सर? तैमूर साहब आवाज आ रही? तैमूर साहब ने जवाब देना था इस वक्त। मैं तैमूर साहब दोबारा आती हूँ आपकी जानिब, आई थिंक वो कुछ फ्रीक्वेंसी में फ्रीजिंग आई है। खुर्रम साहब, तैमूर साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सर जवाब दीजिएगा। ये काम वैसे करवाने के आप लोगों के थे, अब आप लोगों को लग रहा है कि ये 36 महीने का टाइम या 24 महीने दिया जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, खान साहब की तरफ से, कंप्लीट हो जाएगा? सारे शहर में पटरियों का जाल बिछ जाएगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे किरण ये बता दें, इन्होंने तो 100 दिन में आके करप्शन भी खत्म करनी थी और मुल्क को जो है तब्दील कर देना था, सुनामी सरकार आनी थी, तो इन्होंने 3 साल में सिंध के सूबे को, कराची खाली में खालिस बात नहीं करा, सिंध के सूबे को इन लोगों ने 3 साल में क्या दिया है? जब खान साहब आते हैं कोई ना कोई नई लॉलीपॉप देके वापस चले जाते हैं, हमें सफर करना पड़ता है। आज मुझे अपने ऑफिस भी पैदल जाना पड़ा, क्योंकि सारी प्रोटोकॉल में रास्ते बंद कर दी थे, गवर्नर हाउस के बाहर हर जगह पर रास्ते बंद थे, हम पैदल वहां पे गए। तो खान साहब जब भी कराची आए हैं तो सिवाय रुसवाई के और शहरियों को परेशान करने के और कुछ नहीं मिला है। अगर 3 साल में उनने कुछ ना कुछ सिंध के सूबे को दिया होता तो मैं ये उम्मीद जरूर रखता। हाँ, बहरहाल एक चीज में मैंने फर्क देखा, वैसे जो एक डिक्टेटर वाली एक तरीकेकार होता है, स्टाइल होता है, इमरान खान साहब का आज वो नहीं था। आज वो बड़ा डिफरेंट तरीके से बात कर रहे थे, सबमिसिव थे, चीफ मिनिस्टर साहब का हर बात में जिक्र कर रहे थे और कुछ प्रोजेक्ट्स की रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। तो ये कुछ तब्दीली और कुछ बेहतरी मैंने खान साहब में पहली बार देखी है कि उन्होंने अपना डिक्टेशन हमें नहीं दिया। हमने हमेशा कोशिश की है, जब ये K4 का भी प्रोजेक्ट था, हमने गवर्नमेंट बनते ही मुराद अली शाह साहब ने 7 लेटर लिखे, 7 लेटर्स के हमने अपना जो शेयर था K4 के लिए और S3 के लिए अलग करके मुखलिस कर दिया इस प्रोजेक्ट को। जब तक आप पैसे नहीं देंगे प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता। तो खान साहब को 2 साल से जायद तो लगे उस लेटर का जवाब देने में, उसमें करने में। तो अगर वो अपने टाइम पर अपना हिस्सा देते तो आज जिन परेशानियों से कराची के शहरी गुजर रहे हैं, हम उस परेशानी में आज मुब्तला ना होते। अल्लाह करे, मैं दुआ हूँ
मैं चाहता हूं सर कि रिवायत यहाँ पे बरकरार के बेहतरी लिए आए। शायद न फेडरल गवर्नमेंट शहर के लिए कुछ कर रही है, न सिंध हुकूमत शहर के लिए कुछ करना चाहती है। सर वो 3 साल से हैं, आप 13 साल से हैं, दोनों ही कुछ नहीं कर रहे। सर ये बता दें, अब आपकी हुकूमत में इस पर मंसूबा बनाया गया सर केसीआर वाले मामले पर, लेकिन काम नहीं हो सका, हर जगह तजावुजात हैं, तो क्या इस बार लोगों के घर गिराने के लिए हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने हामी भर ली है सर? बिल्कुल जी, जो भी चीजें होती तैमूर तालपुर साहब और की वही आवाज वजह पर है, वही वजह है कि आज आप देखती हैं कि पीटीआई आउट हो गई है और पीपल्स पार्टी इन हो गई है। जो फैसल वाडा ने सीट अपनी जीती थी, री इलेक्शन जब हुई, बाई इलेक्शन जब हुई, तो उसमें वो गंदी तरह से हारे। मतलब एक बाकायदा से कराची की आवाम ने एक चपेट मारी पीटीआई के मुंह पर, इस वजह से क्योंकि उन्होंने जो वादे किए कोई वादा नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे भी सुर्खरू होकर नंबर 1 पे आई, ये 5वें या 6वें नंबर पे गिर गए। तो हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं और हम अभी भी कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी के साथ हाजिर हैं। जो भी काम होगा, जो भी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की होगी, वो हमेशा पूरी करती आई है। तैमूर साहब ये सारी बातें हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं सर, कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, कई दफा हम इस पर बात कर चुके हैं। फिलहाल तो असल मसला केसीआर का है ना, कराची वाले केसीआर के बारे में जानना चाहते हैं सर। वो बताएं वो कैसे होगा, कैसे कंप्लीट होगा, लोगों के घर क्या गिराए जाएंगे जो वहां पर तजावुजात हैं, किस तरह से ट्रैक्स बनेंगे सर, क्या होगा? बिल्कुल, जहां पर इंक्रोचमेंट है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, सिंध हुकूमत खत्म करेगी, खाली कराएगी। और उसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कि जिसका भी हम कहीं इंक्रोचमेंट किसी का घर या कोई जगह जाएगी, हम उसको ऑल्टरनेट जगह भी उनके लिए ढूंढ रहे हैं और उनको कॉम्पेंसेशन भी दिया जाएगा, जो कि हमने सारा प्लान फाइनल कर लिया है। सर रिहायशी इमारतें, फ्लैट्स हैं, गिराएंगे उनको? बिल्कुल जी, जो इंक्रोचमेंट में आएगा हमें गिराना पड़ेगा और ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। सही। तो अब सर कितने परसेंट, कितने फीसद, ये कितने, अब ये आप लोगों ने कर लिया है कि कितने फीसद हैं जिन लोगों के घरों को गिराना है या इमारतों को गिराना है और देन उनको मूव करना है? पहले तो आप लोगों के पास जगह नहीं थी सर, बिलावल कहते थे हम घर नहीं गिराते, हम बना के देते हैं। बिल्कुल, इसीलिए आज भी जब वफाकी हुकूमत हमें घर गिराने को कह रही है, तो हम उनके लिए ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं। किसी को इंशाल्लाह बेघर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं करेगी। जी ठीक सर, ये आप कह रहे हैं कि जहां जहां इंक्रोचमेंट होगी वहां घर गिराए जाएंगे। नालों के ऊपर से जिन लोगों को हटाया गया था उनको अभी तक मुतबादिल नहीं फराहम किया गया। कोर्ट आप लोगों को कह रहा है शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, तो सर यहाँ के लोगों के लिए क्या करेंगे फिर? नहीं, हमने जहां पर इंक्रोचमेंट किए हैं वहां पर कहीं कहीं पर लोगों को हम हमारी तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, बतौर किराए की सूरत में हम उनको हेल्प कर रहे हैं और उनके लिए ऑल्टरनेट्स भी हम ढूंढ रहे हैं। हमारा एक कमेटी बनी हुई है, सीएम साहब के हुक्म से बनी थी, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और हमारा कराची के जो है सर वो सब एक साथ कंपनसेशन जब दे रहे हैं आप लोग, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज क्यों कर रहे थे तैमूर साहब? आप शायद उनको नखला के साथ शायद कर रही हैं, मिक्सअप नखला टावर्स का केस एक बिल्कुल अलग केस है, जिसमें सिंध हुकूमत भी चाहती थी कि उनको कोई रिलीफ मिले उन लोगों को जिनके साथ ज्यादती हो रही है। नस्ला टावर नहीं सर, नालों पे रहने वाले गुज्जर नाले के लोग सर, वो एहतजाज कर रहे थे। देखिए, नाले पे रहने वाले जो लोग थे वो कौन थे और वो कब कब्जे हुए थे आपको पता है, वो सारी चीज आपके सामने, उसमें कुछ छुपा रुका नहीं है। तो सर आपने तो मुतबादिल फराहम करना था ना सर, मुतबादिल तो आपने फराहम करना था सर। खुरम साहब, सर खुरम साहब जरा ये बता दें, ग्रीन लाइन का सर 3 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, 3 साल में बसेस नहीं चला सके। आप तस्लीम करते हैं कि अब तक ग्रीन लाइन बस चल जानी चाहिए थी, प्रोजेक्ट में ताखीर बहरहाल हुई है सर? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये ग्रीन लाइन की जो बसेस थी वो पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देनी थी, हमारा काम नहीं था। PMLN की गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना के इनका काम था बसेस देना। एनीवे जब ये नहीं बना सके तो हमें टाइम तो लगेगा, ऑल ऑफ अ सडन तो हम नहीं कि बटन दबाएंगे। ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये काम 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1 साल में हो सकता था ना सर, 3 साल गुजर जाने के बाद अब हो रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, डिले जरूर हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अच्छी बसेस आ गई हैं और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया है, अच्छा IT सिस्टम आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ कराची वालों के लिए 13 साल के बाद एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा इसकी कंप्लीशन के बाद, और उसके साथ साथ विद इन लेट्स से अनदर 5-6 सर वैसे कराची वाले पीटीआई गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे सर। आप अगर एक को बहुत बड़ा रिलीफ कह रहे हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत सारे मसाइल हैं कराची में। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब। तैमूर तालपुर साहब, आप बानो का बेहद शुक्रिया। मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं, जरा कुछ तब्दील हो रहा है।
पिछला जो लो प्रेशर एरिया गुजरा है 23, 24, 25 को जिसने बारिश दी है, ये अभी तक उसके असरात बाकी है, यानी उसकी ट्रफ बाकी है। समंदर से मतलब कराची की तरफ उसको मॉइस्चर मिला है। कल से वो स्पेल दाखिल होगा जो 2 अक्टूबर तक है वो स्पेल, और उसमें तेज बारिश है। घुटनों घुटनों पानी है। सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है? गड्ढे खोद रही है, पाइप डाल रही है, फिर भी ये पानी का जमा होना समझ से बाहर तरह बात है। तो नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची की तरफ बढ़ने वाला साइक्लोनिक तूफान गुलाब कमज़ोर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश हुई है। थोड़ी सी बारिश के बाद बेशतर मकामात पर एक बार फिर वही हुआ, पानी जमा हो गया। शहर की इस वक्त मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है? अहमर रहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अहमर, कराची में रात गए दोबारा बारिश का इम्कान है या नहीं, और वैसे शहर की सूरत हाल वो क्या है? सड़कों पर पानी जमा है या इंतजामिया काम कर रही है, नजर आ रही है आपको? जी देखिए किरण, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इंतजामिया की कारकर्दगी तो वैसे ही है जैसे गुज़िश्ता बारिशों में भी हम देख चुके हैं, पिछले स्पेल में भी हम देख चुके हैं, वैसे ही कारकर्दगी जो है वो इस बार भी है। क्योंकि चाहे वो 23 या 24 या 25 सितंबर की बारिश हो, शहर में जगह जगह पानी जो है वो जमा हो गया था। चाहे नागन चौरंगी हो, सरजानी हो, नॉर्थ कराची हो, नाजमाबाद हो, नॉर्थ नाजमाबाद हो, शादमान टाउन हो, ये तमाम इलाके उनके घरों में रहने वाले लोगों के घरों तक जो है वो पानी पहुंच गया था। और अब जब से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि कल से तेज बारिश का इम्कान है शहर में, और ये गुज़िश्ता कोई आइंदा जो है वो 4 से 5 दिनों तक ये सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा, तो अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि शहरी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि कराची में जब भी बारिश होती है तो सड़कों पर पानी जमा होता है। और इंतजामिया की जहां तक आपने बात की है, तो इंतजामिया अपने ठंडे कमरों में AC चला के बैठे हुए होते हैं और मजे ले रहे होते हैं चीजों के। और अपने क्योंकि ज्यादा बारिश हो रही है तो इसलिए पानी तो ज्यादा आएगा लोगों के घरों में। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, शुक्रिया आपका, साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, जरा मौसम की बात की तो अब मैं जरा मुस्लिम लीग नून के मौसम जो तब्दील हो रहे हैं वहां पे बात कर लेते हैं। घर का भेदी लंका ढा रहे हैं। नून लीग में इख्तिलाफात की खबरों पर मोहरे तस्दीक सब्त करते हुए ख्वाजा आसिफ ने बड़ा अहम इंकशाफ कर डाला है। कह रहे हैं कि नून लीग में कारकुनों के नहीं बल्कि क़यादत के झगड़े हैं। हुकूमत का बोरिया बिस्तर किसी भी वक्त गोल हो सकता है। क़यादत ने आपसी झगड़े ख़त्म न किए तो फिर हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। सुनिए ज़रा इनकी बात। झगड़े वर्करों के नहीं, झगड़े क़यादत के हैं। ये झगड़े खत्म होने चाहिए, इत्तेहाद आना चाहिए। वक्त दूर नहीं है, आपका फिर इम्तिहान लिया जाएगा। हाथ जोड़ के दरखास्त है कि चाहे वो पंजाब के शहर हैं, चाहे वो मनसेरा है या हजारा डिवीजन है, चाहे वो KP है, सिंध है, कराची है, जहाँ भी है, अपने गिरेबान में झांक के देखें। तमाम जगह पे आपकी जो पार्टी की लीडरशिप है लोकल, उसमें लड़ाइयाँ हैं। नाज़रीन, मरियम के गुज़िश्ता दिनों दिए गए एक बयान के बाद से शरीफ फैमिली में इख्तिलाफात की खबरें वो एक बार फिर गर्म हुई हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हक में वोट देना, जिसे मरियम बीबी गुनाह समझती हैं, उसे उनके कज़न और चचा शहबाज शरीफ के सियासी जानशीन हमजा शहबाज दुरुस्त फैसला करार दे चुके हैं। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन में पार्लियामेंट में वोट देने का मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं। कौमी मफाद को मरूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया। किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं, और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। उस गुनाह में शामिल नहीं। अब ये फैसला गुनाह था या सवाब, इस बहस के अलावा ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर फैसला था किसका। मरियम नवाज के मुताबिक वो इसमें शामिल नहीं थी। शो कॉज नोटिस ज़दा पार्टी के सीनियर लीडर जावेद लतीफ़ साहब के मुताबिक मियां नवाज शरीफ भी मामले पर हतमी राय नहीं दी थी उन्होंने। और तर्जुमान नवाज शरीफ कहते हैं उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं कि नवाज शरीफ की राय शामिल थी या नहीं थी। अब नून लीग में जितने मुंह हैं उतनी बातें। जावेद लतीफ़ और मोहम्मद जुबैर के बयानात कुछ और कहानी सुना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर जैसे कई सीनियर लीडर इसे मुत्तफ़िक़ा फैसला करार दे रहे हैं। एक्सटेंशन के हक में वोट देना बतौर ऑपोजिशन 3 साल में नून लीग का सबसे बड़ा फैसला था। बयानिए के बाद अब इस अहम तरीन फैसले पर पार्टी क़यादत की मुतज़ाद राय यकीनन उनके वोटर्स के लिए मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है।
जबकि हुकूमत नून लीग में 2 के बजाय 3 ग्रुप बनने की पेशगोई कर रही है। सुनिए जरा। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब पीटीआई जिंदा दफन हो जाएगी। आप 2 साल के बाद अपने लिए दम दुरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके खानदान में शुरू है और 2 साल बाद ये किस नतीजे पे पहुंचेगी। मैंने तो 2 साल पहले कह दिया था कि नून में से मीन निकलेगी। अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूँ। पहले मेरा ख्याल था 2 ग्रुप होंगे, अब मैं ये पेशन गोई करता हूँ, यहाँ 3 ग्रुप होंगे। अच्छा नाज़रीन, लेकिन बहरहाल मरियम बीबी ने आज साहिवाल कन्वेंशन में मुखालिफिन को जवाब देने की अपनी सी कोशिश उन्होंने ज़रूर की है कि हमजा शहबाज मेरे भाई और बहुत अच्छे इंसान हैं और शहबाज शरीफ की भी वो दिल से इज्जत करती हैं, लेकिन न जाने क्यों आजकल वजाहतें मज़ीद शुकूक को जन्म देती हैं। मुझे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से। शुक्रगुजार हूँ सर आपकी तजज़िये के लिए। अदनान आदिल साहब भी साथ मौजूद हैं। सर, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि झगड़े कारकुनों के नहीं हैं बल्कि क़यादत के हैं। जावेद लतीफ़ को शो कॉज देने वाले सर ख्वाजा आसिफ के बयानात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे हैं अफनान साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था, ये रावलपिंडी वर्कर्स कन्वेंशन हो रही थी हमारी PMLN की परसों, उसके अंदर मैं भी मौजूद था और जो बात हो रही थी या जो मुझे समझ में आई थी वो ये थी बुनियादी तौर पे कि हमारी जो आपस की जो लड़ाई है जिसकी इसका इम्पैक्ट जो है वो उनका मतलब क़यादत से नेशनल असम्बली की सीटें, प्रोविंशियल असम्बली की सीटें या ये जो अपना बलदियाती इलेक्शन की सीटें इसका भी था कि और उसी वजह से हमें नुकसान हुआ गुजरावाला में, कराची में और जगहों के ऊपर भी, क्योंकि हमारे रैंक्स के अंदर इत्तेहाद नहीं था, सब एक ही आपस में लड़ रहे थे सीटों के लिए। तो ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो जो मुझे समझ में आया वो उस अलॉन्ग दोज लाइन्स था, तो मैंने उसको उसी तरह ही रीड किया है। लेकिन ये बात देखें, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट नहीं होता। हर इंसान की अपनी सोच होती है। एक लूज सी या एक आपके क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसके अंदर आपने रहना होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आप अपनी राय दे सकते हैं। सर वैसे अपनी राय तो सर पार्टी मीटिंग्स के अंदर होनी चाहिए ना? पार्टी मीटिंग्स में बिल्कुल होती है। देखिए, बात यह है कि जो भी पार्टी का फैसला होता है ना वो क़यादत ही करती है और जब क़यादत फैसला कर लेती है तो फिर सब उसके ऊपर लाजिम होता है कि सब उसको क्या कहते हैं फॉलो करे पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक। ये जरूर है कि ये अफनान साहब, ये कैसी क़यादत है सर? ये कैसी क़यादत है? फैसला हो जाता है, वोट दे देते हैं, फिर उसके बाद याद आता है कि गुनाह किया था। मरियम साहिबा कह रही हैं कि जिन्होंने वोट दिया था उन्होंने गुनाह किया था। क़यादत को ये नहीं मालूम होता कि नवाज शरीफ साहब हामी थे भी इस फैसले के या नहीं थे। सर ये कैसे फैसले करती है क़यादत? देखिए, कुछ फैसले जब आप करने जा रहे होते हैं उस वक्त आपको लगता है कि वो ठीक होते हैं, लेकिन जब आप बाद में कुछ टाइम गुजर जाता है तो आप उसको फिर रियलाइज करते हैं कि शायद मामला जो था वो जब उस वक्त हमने देखा था वो डिफरेंट था। जब बाद में मामला जब आगे गया तो फिर समझ में आई कि शायद पहले मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को लगा कि ये ठीक फैसला है तो उन्होंने वोट दिलवा दिए। फिर उसके बाद पहले सवाब समझ के कर रहे थे, फिर उसके बाद उनको लगा कि वोट गलत दे दिए, फिर उनको गुनाह लग रहा है। सर ऐसा ही है? देखिए, ये बात नहीं है। मरियम नवाज साहिबा तो कह चुकी है कि उनका इस फैसले से ताल्लुक कोई नहीं था, तो ये बात तो बहुत क्लियर है। मैं ये कह रहा हूँ कि फैसला जिसने भी किया, मैं 2 मिनट उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन फैसला जिसने भी किया, फैसला हो गया, पार्टी का डिसिप्लिन था, सबने फॉलो किया। लेकिन फैसला होने के 6 महीने बाद, साल बाद आप उसको रिव्यू तो कर सकते हैं कि वो डिसीजन का जो है वो पार्टी के लिए। तो मरियम ने ये बात करके पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी, पार्टी का डिसीजन अगर हो गया तो फिर मरियम ने उसे क्यों मुतनाज़ बनाया? नहीं, वो तो डिसीजन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गई, 6 महीने 1.5 साल गुजर गया इस बात को। उसके बाद वो अपनी राय देने का तो हर इंसान को हक है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अब देखें, बहुत सारी ऐसी चीजें हमने की अपने पास्ट में जो जब हम कर रहे थे हम समझ रहे थे कि ठीक है, लेकिन बाद में मेरे रियलाइज हुआ कि जी ये शायद हम चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को देख लें फॉर इंस्टेंस। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा मसला है कि अगर आप ये तो अच्छी बात है कि अगर ये गुनाह हो गया, ये बाद में रियलाइज हुआ। अफनान साहब ठीक है सर, मुझे वैसे समझ नहीं आ रही है ये थ्योरी। अदनान साहब आपको कुछ समझ आ रही है क्या? नून लीग क्या बताना चाह रही है? कौन सा गुनाह हुआ, कौन सा सवाब हुआ सर? देखिए, असल में तो दोनों एक हैं। शरीफ खानदान जो है दे आर प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप। एक नवाज शरीफ ने अपना पोस्टर रखा हुआ है एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो रियासती इदारों को अटैक करते हैं,
जो अभी कन्वेंशन हुआ जिसमें ख्वाजा आसिफ ने भी खिताब किया और शहबाज शरीफ ने भी, उसमें भी नवाज शरीफ की अगर आप सोशल मीडिया पे तकरीर देखें तो उन्होंने रियासती इदारों पे बहुत सख्त तनकीद की है। यही बयानिया उन्होंने रखा हुआ है, यही पोस्टरिंग रखी हुई है। मरियम नवाज ने भी यही पोस्टरिंग रखी हुई है। वो एक तरफ ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जो हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और रियासती इदारों से उनके शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो हैं उनकी पोस्टरिंग ये है कि मैं मुफाहमत चाहता हूँ, मैं सबके साथ मिलकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के लोग महाजराई नहीं चाहते हैं और जो पार्टी के कारकुन हैं वो भी समझते हैं कि अगर हम आइंदा इलेक्शन में भी खुलकर इस तरह रियासती इदारों से टकराते रहेंगे तो हमारा अगला इलेक्शन जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। यही सोच ख्वाजा आसिफ की भी है और दूसरे लोगों की भी है। तो शहबाज शरीफ के साथ जो इलेक्टेबल्स हैं वो ज़्यादा उनके साथ हैं। तो इस तरह इन्होंने दो एक अपने विंग्स बनाए हुए हैं। दे आर प्लेइंग गुड कॉप एंड बैड कॉप। और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं असल में जो ख़ानदान है उसके अंदर ही इनका इक़्तिदार रहेगा, चाहे वो मरियम के पास जाए, चाहे वो पेंडुलम जो है शहबाज शरीफ की तरफ उसका रुख हो। फिलहाल यूं लगता है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की स्पेस बढ़ा दी है, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कन्वेंशंस में शिरकत नहीं की। लाहौर में वो कन्वेंशन हो रहा था, सामने कोठी में बैठे रहे, शहबाज भी बैठे रहे, वहां नहीं गए। जब जावेद लतीफ को शोकाज हो गया तो फिर उन्होंने शिरकत करना शुरू की। आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक मीटिंग में जो 6 कन्वेंशन हुए हैं, पहली बार हमजा, शहबाज और मरियम इकट्ठे हुए हैं किसी मीटिंग में। तो इनका एक पर्सनैलिटी क्लैश तो है, लेकिन जो असल फैसले हैं वो नवाज शरीफ कर रहे हैं और शहबाज शरीफ कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ क्या शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं? क्योंकि अगर मियां साहब यहाँ पर होते तो क्या शहबाज शरीफ साहब ये कर सकते थे? अदनान साहब, हाँ, मुश्किल होता, क्योंकि फिर तो जाहिर है कि नवाज शरीफ असल जो वोट बैंक है वो तो नवाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ जो है वो अपने भाई की वजह से ही उनकी सियासत है, लेकिन जब वो के ताहयात नहल हो चुके हैं तो अब उन्हें जो इस वक्त प्रैक्टिकल सूरत हाल है, मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ज़्यादा स्पेस दे दी है कि आप इसमें, चूँकि इलेक्शन करीब आ रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन भी हो सकते हैं, कौमी इलेक्शन भी हो सकते हैं, तो आप इलेक्टेबल्स को और कारकुनों को मोबिलाइज करें, और इसीलिए उनकी बातें ज़्यादा मानी जा रही हैं। और आपने देखा कि जावेद लतीफ को भी शोकाज नोटिस हुआ, हालांकि मरियम ने उनकी फिर भी हिमायत की है। शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा स्पेस दे दी है, लेकिन क्या मरियम साहिबा फिर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं कि वो मुतजाद बयान दे रही हैं, हमजा अलग बात कर रहे हैं? ये जरा मैं कुछ सुनवाना चाह रही हूँ आपको जावेद लतीफ साहब के बयान के हवाले से। जरा अफनान साहब सुनिएगा जरा, फिर मैं बात कर। अफनान साहब, अगर पार्टी फोरम दस्तियाब होता तो ये असाइनमेंट वाली बात नहीं करते। जावेद लतीफ साहब टीवी पर नोटिस का जवाब सर वो देंगे और उनको लगता है कि अब कम से कम उन्हें सुना तो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब उन्हें सुनेंगे तो क्या स्पेस नहीं दी जाती? शहबाज शरीफ साहब सुनते नहीं है रहनुमाओं को? देखिए, बात देखिए, जावेद लतीफ साहब जो है उनकी बड़ी कुर्बानी है हमारी पार्टी के लिए, और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ उनका बड़ा पुराना ताल्लुक है और वो बड़े मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, और इसकी वजह से उनकी पार्टी लीडरशिप के सामने भी और कारकुनों के दिलों में बड़ी इज्जत है। तो उसके अलावा जो उन्होंने बात की है वो उन्होंने आप क्लियरली बता दिया है, उसके अंदर मैं मजीद कुछ ऐड नहीं करना चाहता। ये आप अगर इसके अंदर मजीद आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। वैसे आप ये बता दें, सुनते हैं रहनुमाओं को सर शहबाज शरीफ? देखिए, डिफरेंट चीज़ों पे डिफरेंट मुशावरत हो, जब मुझसे मतलब डिफरेंट मामलात पे डिफरेंट लोगों से मुशावरत की जाती है डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं, मैं देखें, मैं जिस इन्फॉर्मेशन का मेरे पास है नहीं, मैं उसके ऊपर मजीद क्या उसके ऊपर क्या असराई करूँ। ये जो जिन मीटिंग की ये बात कर रहे हैं उसमें मैं नहीं था, तो मैं अब उसके अंदर क्या ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये जरूर होता है कि मुझसे मिसाल के तौर पे जो एजेके का जो इलेक्शन, अफनान साहब एक छोटा सा और क्लिप मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जरा एक क्लिप देखिए फिर मैं इस पर भी बात कर लेती हूँ आपसे। सर पीछे हो जाओ, ये क्लिप देख रहे हैं आप? यकीनन अफनान साहब आपकी नजर से गुजरा होगा। सर, वोट को इज्जत दो का नारा मरियम बीबी लगाती हैं। वोटर की इज्जत कौन करवाएगा? सर, साहिवाल में कारकुन मुलाकात की ख्वाहिश लिए मरियम साहिबा की गाड़ी के पास आया था। सर, गार्ड्स ने मार कर दुर्गत बना दी इसकी। मैंने वीडियो देखी नहीं है क्योंकि मैं स्काइप पे हूं, तो मुझे वैसे मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया आपको। हुआ क्या, एक शख्स आया मिलने के लिए, गार्ड ने पकड़कर उसको पीट दिया है। सर देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखें, जो एक सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो किया जाता है। हो सकता है उसको ना मालूम हो कि मतलब कि देखिए, मुलाकात करने के लिए एक तरीका कार है, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो आपको नहीं मालूम होता जो आने वाला बंदा है वो कौन है।
ये भी हुआ है, एहसन इकबाल साहब के ऊपर हमला हुआ है, हमारे दीगर लीडरान पे हमला हुआ है, तो सिक्योरिटी जो वो इसलिए बीफ अप की जाती है और कोई वजह नहीं है, वरना मरियम नवाज साहब तो हटाया जा सकता था, लेकिन इस तरह से मारना पीटना, मुक्के मारना, ठुड्डे मारना सर, यानी सर अब कोई भी अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा, मरियम साहिबा की गाड़ी के पास कोई मोहब्बत में कोई कारकुन आएगा तो फिर उसे ऐसे ही मुक्के पड़ेंगे। ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ऑब्वियसली नाज़रीन बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, हज़ारों नौजवान यहाँ पर जमा हैं उस एक मुबैना गलती के खिलाफ जो माजी में हुई है। ये जो आपने मंजर देखा है अभी, ये कोई सियासी धरना नहीं है, ये मेडिकल कॉलेजेस के तलबा का धरना है। मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट के खिलाफ जो ऑनलाइन लिया गया था, अब एहतजाजी तलबा के मुताबिक इम्तिहान के दौरान जो सर्वर था वो ऑफलोड होता रहा, सही एंट्रीज नहीं हो सकी, बहुत से सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जिस इदारे के तहत ये इम्तिहानात लिए गए हैं उसका पोर्टल भी हैक कर लिया गया था, और तलबा ये कह रहे हैं कि इस सब के बाद इम्तिहान की साखें ख़त्म हो जाती है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का इल्ज़ाम है कि जिस कंपनी को MD कैट इम्तिहान करवाने का ठेका दिया गया था उसके खिलाफ SCCP में केसेस चल रहे हैं जिसमें एहलियत ही नहीं है कि इम्तिहानात कंडक्ट करवा सके। अब ये उम्मीदवार दोबारा टेस्ट का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ये मुतालबा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। PMC का मौक़िफ़ है कि शोर सिर्फ वही तलबा मचा रहे हैं जो फेल हुए हैं। हमने टेस्ट का सिस्टम बड़ी एहतियात से बनाया है, कोई सवाल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। ये ज़रा सुन लीजिए फिर बात करते हैं। 2.25 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था, 50,000 के करीब बैठ चुका है, उनका रिजल्ट उनके पास आ चुका है। तो वो वावेला जैसे आपने कहा वो बजा रहे हैं जो ऑब्वियसली फेल हो रहे हैं, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो उन्होंने किसी के ऊपर तो इल्ज़ाम तराशी करनी है, उंगली उठानी है, वो हम हैं। हमने सिस्टम बड़ी एहतियात से बनाया है, टेस्ट किया हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, वो बनाया गया। ये हम सर्टन है कि सवाल सिलेबस से बाहर है। किसी बच्चे ने आके हमें ये नहीं कहा कि पेपर मुश्किल। हमारे हिसाब से अगर अच्छा डॉक्टर चाहिए तो आपको फिर वो बच्चा नहीं चाहिए जो सिर्फ मेमोरी पर रट्टा लगा के आए। हर चीज़ में इंप्रूवमेंट की जगह है, मगर आप कहेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि जी 80% हम क्रॉस कर चुके हैं जो हम करना चाहते हैं। ये 1-2 साल में आप देखिएगा कि ये प्रॉबेबली इंटेग्रिटी बेस्ड और क्वालिटी के बेसिस पे ये इंटरनेशनली इंशाल्लाह माना जाएगा। तो तलबा में से ये इरफान यूसुफ साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं मुसलसल आप लोगों का ये एहतजाज देख रही हूँ। सर आप लोगों को इस टेस्ट पर क्या एतराज़ात थे और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को क्या मुतालबात पेश किए गए हैं आप लोगों की जानिब से? जी मैडम बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के ज़रिए हमारी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया। मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सारी बातें तो आपने इसमें बता दी। देखें, ये जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, सबसे पहली तो ये बात है कि जब इनका टेंडर दिया गया PMC की तरफ से 4 मई को, तो ये जो टैप्स कंपनी है 8 मई को इसने अपनी URL परचेज की। उसके बाद 21 मई को इनको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया और ये SCCP में ये टैप्स कंपनी जून के अंदर जाके मैम रजिस्टर हुई है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ से कर लें कि इसका असल मालिक कौन है। इसके मालिक का किसी को पता ही नहीं कि इसका मालिक कौन है। तो हमारी दानिश में इसका मालिक PMC में ही बैठा हुआ कोई शख्स है। हम 3 दिन तक PMC के बाहर धरना दिए बैठे रहे। प्रेसिडेंट PMC डॉक्टर अरशद तकी साहब के पास हम गए। 4 टॉपर्स मुख्तलिफ बोर्ड्स के वो हमारे साथ गए। हमने जाके वहाँ पे उनके सामने 15 पॉइंट्स रखे और हमने कहा कि सर ये 15 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपकी जो आपको मसला असल में तो इम्तिहानात से है ना, सर्वर डाउन हो गया या फिर एंट्री सही नहीं हुई। असल मसला तो ये है ना आप लोगों का। आप जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वाले हैं इरफान, वो कह रहे हैं कि सिर्फ फेल होने वाले तलबा शोर मचा रहे हैं, बाकी तलबा मुतमईन है। ये तासुर दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त है उनकी? यहाँ पर इस धरने के अंदर मैम ये गलत कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं। हमारे इस धरने के अंदर बोर्ड के टॉपर हैं। डॉक्टर अरशद तकी साहब को जो वफद मिला था PMC में, उसमें 4 बोर्ड के टॉपर हमारे साथ थे।
जिन्होंने मैट्रिक के अंदर ओ लेवल्स के अंदर 95% से ज्यादा मार्क्स लिए थे, क्योंकि अभी तक एफएससी का रिजल्ट तो नहीं आया, आज आया है। अब एफएससी के रिजल्ट में भी वो टॉपर्स हैं, उन बच्चों को इन्होंने फेल किया है। और जब से हमने एहतजाज शुरू किया, इन्होंने चालाकी का मुजाहरा करते हुए अब बच्चों की रेशो को बढ़ा दिया है पास होने वालों की, ताकि ये बच्चे आपस में डिवाइड हो जाएं। ये 2 दिन से हम डी चौक पे बैठे हैं और हम मुतालबा कर रहे हैं वजीर आजम साहब से कि प्लीज हमारी बात को सुन लें। यहाँ पे हमारी बहनें ये वाकई बड़ी गंभीर बात है जो आप बता रहे हैं। टॉपर्स आप लोगों के साथ मौजूद हैं जो फेल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन फिर उठता है इस पूरे इम्तिहान पर। ये बताइए, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से भी जो आप लोगों की शिकायत थी वो भी मुस्तरद कर दी है। ऑनलाइन सिस्टम के हवाले से जो मसाइल पेश आए हैं, क्या उनके सबूत हैं आप लोगों के पास? जी मैम, हमारे पास बिल्कुल सबूत हैं। आप इसकी क्रेडिबिलिटी का यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इनका जो क्वेश्चन बैंक है वो लीक हो चुका है। अब आज जो पेपर आया है वो जो लीक क्वेश्चंस हैं उनके अंदर से मैम सारा क्वेश्चन वो जो इस दफा आज वाले टेस्ट हैं वो बने हैं। इनकी क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, और इनके सॉफ्टवेयर के अंदर जो इश्यूज हैं वो कहते हैं, जब अरशद तकी साहब से कहा जी ये इश्यूज हैं, उन्होंने कहा जी ये मामला अदालत पे है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। हमने कहा जी ये आपका सारा क्वेश्चन बैंक लीक हो गया है, उन्होंने कहा जी ये किसी हैकर ने किया, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। तो फिर आप बात नहीं करेंगे तो फिर बात कौन करेगा? तो ये पूरे मुल्क में एक ही दिन टेस्ट का मुतालबा क्यों किया जा रहा है आप लोगों की तरफ से? हमारा मुतालबा ये है कि इनके बाई लॉज के अंदर लिखा है पीएमसी के कि पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन टेस्ट लिया जाए। क्यों? ताकि डिफिकल्टी लेवल सब बच्चों को एक जैसा मिले। मैम 62 टेस्ट लिए गए हैं, उनमें 2 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं। किसी बच्चे को बहुत इजी टेस्ट आया, किसी बच्चे को बहुत मुश्किल टेस्ट आया। तो ये तो नाइंसाफी है। जिनको इजी टेस्ट मिला, जिनके पेपर में आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज कम थे, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जी, जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। तो हुकूमत को, इंतजामिया को यकीनन इनको सुनना चाहिए, इनके मसले को देखना चाहिए। बहुत फन प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नाजरीन कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।